तो अभी अपन ने यहाँ तक देखा कि रेडियंस और डिग्री में क्या रिलेशन है, अपन किस तरह से चेंज करते हैं। और 4 क्वाड्रेंट्स अपन ने देखे, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पार्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है वो अपन ने चेक किया। अब अपने पास आ रहा है कि आगे क्या स्टेप करना है, देखते हैं। आपने एक डेफिनेशन में पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट that is theta lies between minus pi to plus pi। मतलब theta is greater than equal to minus pi less than equal to plus pi। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब मूव करोगे इन कोऑर्डिनेट्स में तो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन यहां है, दैट इज 0 डिग्री का एंगल है, ये 0 है। यहाँ पे आपने यहां से मूव किया, यहां आ गए आप। अगर यहां पहुंच गए तो मतलब आपने मूव किया 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री एंगल हो गया। 90 डिग्री के बाद आप यहां पहुंच गए तो आपने मूव किया 90 डिग्री और मूव किया, टोटल एंगल आपने बना दिया 180 डिग्री। एंड वो 180 डिग्री ही तो पाई होता है। तो पाई आपकी लास्ट लिमिट है। आपने अभी पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब आपको मालूम है कि यहाँ पाई 180 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर आप यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंच गए 90, यहां पहुंच गए 180। 180 मतलब पाई कंप्लीट, पाई कंप्लीट हो गया, 180 डिग्री तक पहुंच गए। अब आप आगे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जाओगे, क्योंकि आपको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि पाई से ज्यादा वैल्यू नहीं बतानी है, पाई के आगे मूव नहीं करना है, इससे ग्रेटर एंगल नहीं बताना है आंसर। लेकिन सपोज कि कोई एंगल थर्ड में है, कोई एंगल फोर्थ में बन रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो वो कैसे पढ़ोगे आप? ऐसे देखो, अब आप ऐसे जा रहे हो, यहां से इधर जाओगे इस डायरेक्शन में, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज नीचे। तो आपको मालूम पड़ता है, आपको मालूम होगा कि ये एंगल माइनस कहलाएगा, माइनस पहले लगेगा। मतलब ये एंगल इस पूरे क्वाड्रेंट में अगर अपन ऐसे मूव करेंगे तो -90 डिग्री तक होगा। यानी आप यहां जहां पहुंचे हो ये -90 डिग्री है, -90। और इसके आगे अगर आप यहां से यहां पहुंच रहे हो तो ये आपका पॉइंट -180 डिग्री है, -180 डिग्री है। ये 0 है ये पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं बी, अपना डायरेक्शन ऐसे है मूव, तो ये 90 डिग्री है। और ये आपका यहाँ पॉइंट सी मान लें तो ये 180 डिग्री है। इससे आगे मूव नहीं करना है। और बाकी के कोऑर्डिनेट कवर करने के लिए आपको नीचे जाना है। आप ऐसे पूरा राउंड कट नहीं कर सकते हो, ये कहने का मतलब है। आप हाफ राउंड पॉजिटिव में कट करो तो हाफ राउंड नेगेटिव में कट करो। अपने यहां से गए यहां पहुंच गए, अगर मैं इसको डी पॉइंट बोलूं तो -90 डिग्री, और अगर इसको ई पॉइंट बोलूं तो -180 डिग्री। ये इस तरह से मूवमेंट अलाउड है आपका एंगल थीटा को फाइंड करते समय। ये उस लाइन का मतलब ऊपर ये रेंज जो रखी कि जो भी आप एंगल की वैल्यू बताओगे वो 180 से ज्यादा नहीं होगी। अगर बाई चांस वो थर्ड में गया तो उसको आप नेगेटिव साइड में लिखोगे, माइनस की साइड में ऐसे लिखोगे। यहां तक आपको कोई डाउट है पहले बताओ? इस ये चीज समझ में आई? सर एक बार रिपीट करना प्लीज। ओके ठीक है, देखो अपने पास ऊपर जो लाइन है उसका मतलब है कि थीटा की वैल्यूज -पाई टू +पाई के बीच में होनी चाहिए। ये आपका लाइन का मतलब है। अब इस मतलब इसमें मैं एंगल को किस तरह से मेजर करूं, कैसे जाऊं, कैसे बनाऊं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है -पाई मतलब 180 डिग्री, थीटा एंड 180 डिग्री। आपको मालूम है कि ये 4 क्वाड्रेंट्स में अगर आप इनिशियल पॉइंट यहां से शुरू करके एक राउंड पूरा करोगे तो ऐसे जाके ये आपका राउंड कंप्लीट हो गया। बी ऐसे गए आप डायरेक्शन में, ऐसे गए आप,
इधर गए और इधर गए। तो आपने मूव जो किया वो मूवमेंट आपका 0 से शुरू होके 90 को क्रॉस करके 180 पे पहुंचेंगे, 180 से 270 को क्रॉस करके 360 पे खत्म होता है। अगर आप पूरा एक कंप्लीट राउंड चारों क्वाड्रेंट में मूव करते हो तो आपके पास हो गया थीटा की वैल्यूज हो गई 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। ये आपने 10th में पढ़ा था, उसमें भी आपने 90 तक ही पढ़ा था। नेगेटिव तो एंगल आपने पढ़ा ही नहीं था, इसलिए वो तो पॉसिबल ही नहीं। ये तो हो गया नॉर्मल आपका एक राउंड कंप्लीट करना पूरे सर्किल के अलोंग, ठीक है। अब आपने क्या किया, दूसरा तरीका, एक सर्किल, आप ये आपके क्वाड्रेंट्स हैं, आप यहां से स्टार्ट करो इनिशियल पॉइंट से, आपने यहां से यहां गए बी पॉइंट तक, यहां से यहां गए सी पॉइंट तक, सी पॉइंट तक यहां तक गए। उसके बाद उसके आगे आप मूव नहीं करोगे, क्योंकि मुझे आपको बता रखा है कि आपको लास्ट 180 डिग्री तक का एंगल ही बनाना है, उसके ज्यादा का एंगल या उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं बतानी है। तो आपने देखा ना, यहां से स्टार्ट हुआ 0, 90 पे गए, 180 पे गए, और अब आगे मूव हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको अलाउड नहीं है, हमको मालूम है कि इसके आगे का एंगल नहीं बनाना है आपको। तो बाकी के 2 क्वाड्रेंट्स के लिए थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट राउंड तो मुझे पूरा करना है कंप्लीट। अब बाकी के 2 क्वाड्रेंट्स में ऐसे जाऊंगा, देखो यहां से अपन नीचे ऐसे गए, तो अभी आपका ये डायरेक्शन ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। क्लॉकवाइज उल्टा चले गए, लाइन के नीचे चले गए, तो आपका ऐसे जाने पर अपने यहां पर पहुंचे है तो वही 90, लेकिन आप इसको -90 से डिनोट करोगे। माइनस इसलिए क्योंकि आपका डायरेक्शन जो अलाउड होता है एंगल बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज उससे अपोजिट है, तो -90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर आप ऐसे जाओगे, यहां से यहां पहुंच गए, ये आपका सपोज डी पॉइंट है, तो ये एंगल आपका -180 डिग्री हो गया, क्योंकि 90 के आगे 90 और मूव किया, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन गलत है इसलिए माइनस लगा दिया। तो जहां आपने एक राउंड कंटिन्यूएशन में किया वो तो प्लस हो गया, पूरा प्लस में गए, पूरा डायरेक्शन ध्यान रखते हुए एंटी क्लॉकवाइज। हाफ राउंड पॉजिटिव गए, हाफ राउंड नीचे गए नेगेटिव साइड में, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। तो मेरे को क्योंकि -180 से +180 मूव करना है, तो मैंने ऐसे मूवमेंट किया, हाफ राउंड ऊपर, हाफ राउंड नीचे, और मेरे दोनों कवर हो गए, 0 से 180 ऊपर और 0 से जैसे। अगर मेरा कोई आंसर जो है, कोई एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो मैं उस थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को माइनस लगा के रिप्रेजेंट करके लिखूंगा। अभी अपने को एंगल बताते हैं आप। पहले तो ये फर्क, 0 से 360 पूरा कंप्लीट राउंड ऐसे जाओ, -180 से +180 मूव करने का मतलब 0 से 180 जाओ पॉजिटिव साइड और नीचे जाओ -180 साइड, ऐसे मूवमेंट करना होता है। ये इस लाइन का मतलब, जो एम्पलीट्यूड बोला मैंने -π टू +π है वो, क्योंकि पाई मतलब 180 आपको मालूम है। एनी डाउट? सर हमने लिखा कि जो एम्पलीट्यूड है वो बिटवीन -π टू +π है, तो फिर हमने यहाँ पे इक्वल टू भी क्यों लगाया है अगर बिटवीन है तो? क्योंकि आपके पास अगर मान लो लाइज बिटवीन की जगह वो आप उसको कर दो, वो जनरली अपन जो लिखते हैं ना उस केस में, अब आप देखोगे यहां से जब आप यहां जा रहे हो तो पॉजिटिव 180 भी इंक्लूड है, और यहां से यहां जब जा रहे हो तो -180 भी इंक्लूड है, इसलिए मैंने दोनों साइड को इंक्लूड लगा दिया है। 180 भी तो हो सकती है वैल्यू, इसलिए इंक्लूड है। तो लाइन को चेंज कर लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंक्लूडेड बोथ लिख लो ब्रैकेट में, लाइज बिटवीन लिखा है ना मैंने, उसके ब्रैकेट में लिख दो उसके नीचे इंक्लूडेड बोथ, ठीक है। और कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट इस स्टेप तक? मूवमेंट कैसे करेंगे, एंगल्स कैसे बताएंगे अपन, लिखेंगे कैसे इसको? नहीं? और कोई डाउट? क्लियर? ओके, यस, एनी डाउट? तो अपन ने देखा कि अगर अपने को -180 से +180 के बीच में जाना है तो आपको एंगल ऐसे मिलेगा, यहां से स्टार्ट करके यहां तक गए आप
ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री से आप गए यहाँ पर, ये आपका 180 डिग्री है। इस तरह से आपको एंगल मिलेगा। ठीक है, 0 से 180 के बीच में आपको एंगल इस फॉर्म में नजर आएगा। एनी डाउट यहां तक? बोलो कोई, यहां तक क्लियर? ठीक है, ओके। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, क्या स्टेप है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको अगर कोई डाउट होगा तो बताना। एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या क्या स्टेप करेंगे, कैसे अपन आंसर्स को लिखेंगे। Now, example is find the modulus and argument also find polar form। अब पहला फर्स्ट पार्ट अपन ने यहां लिखा, क्वेश्चन है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है 1 प्लस आयोटा रूट 3। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। पहले दो आंसर्स निकालें, एक तो मॉडुलस और एक आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस जब आप निकालोगे तो वो तो नॉर्मल क्वेश्चन आपके पास है। नॉर्मल क्वेश्चन मतलब मॉडुलस का तरीका आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ जेड, अगर इसको जेड मान ले पहले, लेट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। फिर ये स्टेप मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू, आपको मालूम है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, या रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। दैट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू रूट ऑफ ए की वैल्यू 1 है आपके पास, बी की वैल्यू रूट 3 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू रूट 3 है। सॉल्व करने पर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 प्लस 3 रूट, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 2। आपको मैंने पहले भी अपन कर चुके हैं, हमेशा पॉजिटिव रूट लिया जाता है। तो एक आंसर तो ये है। एक एक चीज आपको इसमें कोई डाउट? मॉडुलस ऑफ जेड निकाला जो मैंने, नो क्लियर? अब अपने पास आता है आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट यानी थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे या ये कैलकुलेट करेंगे कि एंगल कितना होगा न्यूमेरिकली, अल्फा, tan अल्फा, थीटा नहीं, tan अल्फा मैंने यहां पे लिखा, इज इक्वल टू imaginary part of z divided by real part of z and modulus। imaginary part of z divided by real part of z modulus। न्यूमेरिकली केवल नंबर्स में प्लस माइनस इग्नोर करके कितना एंगल बनेगा वो बताना है। जैसे आपने ये 4 क्वाड्रेंट्स देखे थे, आपने देखा था कि अगर यहां पर एक पॉइंट सपोज P 3,4 होगा, तो अब जब ऐसे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये आपको मालूम है 3 होता है और ये डिस्टेंस आपको मालूम है 4 होगा। और अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब ये पार्ट, दैट इज y कोऑर्डिनेट, और बेस मतलब ये पार्ट, वही सेम यहाँ पर है। आप ये समझ लो कि ये आपका x है और ये y है। ये भी एक तरह से आपके पॉइंट्स हैं, 1,√3 है। उसको आपने अगर यहाँ प्लॉट करा तो आपका ट्राइंगल बना, तो उस ट्राइंगल से आप tan की वैल्यू निकालोगे तो ऐसे। इसीलिए मैंने ये बात लिखी, tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। अब देखो इस क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट तो √3 है और रियल पार्ट 1 है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया √3 अपॉन 1 मॉडुलस। देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया, मॉडुलस हटाएंगे पॉजिटिव नंबर √3, और अपने को मालूम है कि
√3 वैल्यू कब होती है? √3 वैल्यू 10, होती है 60 डिग्री पर। लेकिन अपन अब उसको 60 डिग्री नहीं लिख के रेडियंस में एक्सप्रेस कर दें तो क्या लिख दोगे आप इसको? π/3 अल्फा इज इक्वल टू π/3। तो आपने एंगल मुझे बता दिया, न्यूमेरिकली आपका एंगल इतना होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मेरा ये पॉइंट जो मैंने आपके सामने अभी मार्क किया, ये अभी आपके सामने 1 एंड √3 है, तो मेरे को यहाँ तो 1 है और √3 सपोज यहाँ कहीं है, मेरा पॉइंट क्या है? 1, √3 यहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर मैं यहाँ बीच में माइनस कर दूं, 1 माइनस आयोटा √3 होता तो 1 तो मेरे को इधर जाना होगा, माइनस √3 नीचे जाएंगे, यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो आपने पढ़ा हुआ है कि 10 पॉजिटिव नेगेटिव वो रूल। तो यहाँ तक करने के बाद अब मैंने ये चेक किया कि ये एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। उसको कैसे डिसाइड करूंगा? इसको देखना, ये x से रिप्रेजेंट हुआ, ये y से रिप्रेजेंट हुआ, दोनों के कोफिशिएंट्स, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन √3, सॉरी √3 लिख दिया मैंने, 0। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। x मतलब रियल पार्ट, x प्लस आयोटा, एंड y मतलब सेकंड। a लिख दो, b लिख दो, x लिख दो, कोई। मेरे को बस ये देखना है कि क्या ये दोनों पॉजिटिव हैं। यस, दोनों पॉजिटिव है, लिखा मैंने हुआ। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को मार्क करूं ग्राफ पेपर पे तो आपको मालूम है दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 1, √3। तो आप लिख दोगे देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपका जो आंसर है, थीटा की जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगी। एंगल जो बना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ, जैसे आपने डायग्राम बनाया। एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, जो आपका आंसर निकला था वही रहेगा, नो चेंज, π/3 का π/3। तो इस तरह से आपने आर्ग्यूमेंट यानी थीटा की वैल्यू बताई। आपसे पूछा था मॉडुलस बताओ, 2 आ गया, मेथड आपको मालूम है, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए बिल्कुल। आपसे पूछा था आर्ग्यूमेंट बताओ या एम्पलीट्यूड बताओ, तो आपने इसके लिए ये स्टेप किए। पहले tan अल्फा, केवल आपने न्यूमेरिकल प्लस माइनस इग्नोर करके एंगल पता लगाने के लिए कितने डिग्री का है वो लिखा। फिर वो क्वाड्रेंट कौन सा है वो डिसाइड किया। फर्स्ट होगा तो सेम, सेकंड थर्ड अभी अपन आगे चलेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे। ये फर्स्ट। अब आपका आंसर नंबर 1 हुआ इसका, पोलर फॉर्म इज, पोलर फॉर्म इज, फॉर्मूला आपने पढ़ा था r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपका पोलर फॉर्म का फॉर्मूला था, z इज इक्वल टू करके। अब आपने यहाँ पे लिखा z इज इक्वल टू r की वैल्यू 2, कॉस थीटा की वैल्यू π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, थीटा की वैल्यू। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, पोलर फॉर्म का मेथड है, जब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आपके सामने। एनी डाउट? सर इसमें वैल्यू नहीं डालेंगे cos π/3 और sin π/3? अगर आप cos π/3 की वैल्यू यानी कि 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 रख दोगे, sin 60 की वैल्यू √3/2 रख दोगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ये वाला फॉर्म। दोनों है तो इक्वली, दोनों एक ही बात है दोनों इक्वली। जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, अब क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपका आंसर मिला लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर्स, आंसर छोड़ दिया, या आपने लिख दिया आंसर लेंथ इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, एक ही बात है। इसी तरह से मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, वैल्यूज डालूंगा, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करो। क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन में कोई नंबर्स में चेंज नहीं हुआ, वैल्यूज में चेंज नहीं हुआ, नंबर वही है, उसका आप लिखने का तरीका बदल दो, एंगल्स की फॉर्म में उसको बताओ, डायग्राम के रूप में मुझे एक्सप्रेस करो, ऐसे समझ लो। तो इसको इसी तरह से छोड़ते हैं, मॉडुलस और दिस फॉर्म में। एनी डाउट और कोई?
क्या आपको ये क्लियर हुआ फर्स्ट? सर सर यस। इसमें आर्ग्यूमेंट वाला एक बार प्लीज वापस समझा दीजिए। आर्ग्यूमेंट वाले पार्ट में अगर अपन देखते हैं, पहले मैंने सिर्फ दोनों पॉजिटिव वो पार्ट देखा, एक और देखते हैं। अगर मान लो और कोई क्वेश्चन है, सपोज जैसे आपने एक यहाँ पे नंबर लिखा है, सपोज z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा लिखा है। अगर मैं इसमें आपको दो आंसर्स पूछूं, पहला इसका मॉडुलस बताओ, दूसरा इसका आर्ग्यूमेंट बताओ, तो मॉडुलस आपने जब निकाला, मॉडुलस ऑफ z रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर दैट इज रूट 2। यहां तक कोई डाउट? अब मैंने आपसे पूछा इसका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट बताओ, तो आप कैसे लिखोगे? पहला स्टेप, आप एक फॉर्मूला यहां लिखोगे, बिकॉज tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z मॉडुलस। ये आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि एंगल कितने डिग्री का है। आपका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, वो वैल्यूज यहां रख दोगे तो आपको मिलेगा 1/1, यानी आपको मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1। अब आप मुझे, एनी डाउट? सर इसमें अपन tan फंक्शन ही क्यों यूज कर रहे हैं? वो मैंने आपको बताया था ना कि अगर अपन ऐसे एक डायग्राम बनाए, ये 1 और ये 1 यहाँ पे मार्क करें पॉइंट के रूप में, यहां से यहां तक गए 1, यहां से यहां तक गए 1, और ये आपका एक पॉइंट मार्क करें 1 and 1, फिर उसको यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें और इसको इससे ऐसे ज्वाइन कर दें, तो ये आपका राइट ट्राइंगल फॉर्म हो गया जिसमें ये 1 है और ये 1 है। अगर इस एंगल को थीटा मान लें, तो जब अपन tan थीटा या अल्फा मान लें, तो अगर अपन tan अल्फा निकालेंगे तो आपको फॉर्मूले से मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन, बेस मतलब ये लाइन, तो tan अल्फा इज 1/1 यानी 1। तो अगर आप डायग्राम से tan अल्फा निकालोगे तो ऐसे निकलेगा। अगर आपने साइन या कॉस कुछ और निकाला तो आपको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन वो कैलकुलेट करना पड़ेगा जो आपने यहाँ कहीं निकाला है, ये रहा, इसको यूज करना पड़ेगा। तो आप खुद सोचो कि आपको ज्यादा इजी कौन सा नजर आता है, साइन कॉस या tan? tan में तो आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, वो ऑलरेडी है, बस ये दोनों नंबर देखने हैं। जब मैं साइन या कॉस लूंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये √2 हो जाएगा। एक ही बात है, मुझे तो एंगल पता करना है कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ कि हम tan क्यों निकाल रहे हैं। कोई आपकी चॉइस है, जरूरी नहीं आप tan लिखो, साइन या कॉस लिख सकते हो आप। साइन हो गया आपके पास में, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मुझे फिर इसमें थोड़ा फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर मतलब तो इमेजिनरी पार्ट, और नीचे हाइपोटेन्यूज मतलब मॉडुलस ऑफ z, ऐसे करना पड़ेगा। या आप रफ में ट्राइंगल बना के साइन या कॉस कोई भी एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एक ही बात है। tan अल्फा निकालूंगा तो 1 आएगा, साइन अल्फा निकालूंगा तो 1/√2 आएगा, कॉस अल्फा निकालूंगा तो भी 1/√2 आएगा। तीनों ही केसेस में आपको मालूम है अल्फा तो 45 होगा, क्योंकि tan अल्फा 1 कब होता है, जब अल्फा 45 है। साइन अल्फा 1/√2 45 डिग्री पर, कॉस अल्फा 1/√2 45 डिग्री। मेरे को कोई सा भी एक यूज करना है सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि अल्फा कितने डिग्री का है। क्लियर, ये बात क्लियर? ओके, अब अपन आगे मूव करते हैं। तो आपने मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहां तक पहुंच गया और मुझे अल्फा की वैल्यू मालूम पड़ी। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू π/4 45 डिग्री। डिग्री में नहीं लिख के ऐसे लिख दिया। अब आप वापिस मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट? क्लियर? अब आपको मुझे ये बताना है कि ये जो पॉइंट था 1,1 जो अपन ने देखा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, वो आपने यहां से +1,
+1, अगर मैं इस 1,1 बोल के आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने को बोलूं तो आपको मालूम है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए ना, उसको मैंने यहाँ रीजन में लिखा है। क्या देखा मैंने, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कैसे देखा, इनको देख के, x is greater than 0, y is greater than 0, now therefore theta lies in first quadrant। आप एक ऐसे भी कर सकते हो, मैं आप और भी इस x की जगह आप ऐसे लिख लो भले, जिससे आपको ध्यान रहेगा रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो रफ में माइंड में आप एक्स वाई एज्यूम करके चलना, कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करके चलना, कोऑर्डिनेट ध्यान रखना कि ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, दोनों पॉजिटिव है ना, और एक्स वाई आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। फिर नीचे थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल थीटा है वो वही रहेगा जो आपने निकाला π/4। ये आपका आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हो गई। आर्ग्यूमेंट ऐसे निकालते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट आपने फाइंड कर दिया। अब आपको पोलर फॉर्म लिखनी है, आंसर्स लिखने हैं, तो आप लिखोगे पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला हुआ। अब इसके बाद आपको वैल्यू प्लेस करनी है जो आपने निकाली, r आपने √2 निकाला था, थीटा की वैल्यू π/4, आयोटा साइन π/4। बस आपको आगे फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वापस 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, जो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन था। अब आपको इसमें यहां तक कोई डाउट? अब आपको क्लियर है कि एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालते हैं? यस सर। ओके, अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया जैसा एक ने डाउट है कि z इक्वल टू 1 + 2 आयोटा, तो अगर मैं इसका tan अल्फा कैलकुलेट करूंगा तो इमेजिनरी पार्ट 2 है, रियल पार्ट 1 है, आंसर मुझे 2 मिलेगा। अब क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम टेबल में, tan की टेबल में कि 2 वैल्यू कब होती है, आपने देखा होगा तो tan 60 आपको √3 नजर आता है, tan 60 √3 1.7 अप्रोक्सीमेट, फिर 60 के बाद सीधा 90 आता है, 10 90 नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट। तो आपका जो ये पार्ट 2 है 1.7 से तो ग्रेटर है, इनफाइनाइट से कम है, तो आपका आंसर एंगल जो है 60 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, जिनकी वैल्यूज आपको मालूम नहीं है। हर एंगल की वैल्यू होगी 30 से 45 के बीच में, 31 31.5 सबकी होती है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि वो वैल्यूज आपको मालूम ही नहीं है, निकालना भी नहीं मालूम है कैसे करते, निकाल नहीं सकते हैं। टेबल आती है, उस टेबल में सारे एंगल्स की वैल्यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल आती है, उनमें सब वैल्यूज होती है, लेकिन क्योंकि वो आप निकाल नहीं सकते हो आपके आंसर, अब आप एंगल तो बता ही नहीं सकते, तो आपके कोर्स में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वही क्वेश्चंस आएंगे जिनकी वैल्यू टेबल में होगी, ठीक है। जैसे tan की बात करूं तो 1/√3 1 √3 यही वैल्यूज आएंगी, या 0, इनके अलावा नहीं आएगा। आपने देखा 1 प्लस आयोटा आया, 1 + 2 आयोटा आया नहीं क्वेश्चन, पिछली बार आपसे 1 + √3 आयोटा पूछा, जिससे √3 आ गए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिसने पूछा है 1 + 2 आयोटा होता तो आपके कोर्स में नहीं है, कोर्स से बाहर है। और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं? क्लियर? ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट के कारण जब दोनों पॉजिटिव हैं। अब एक इस तरह से देखो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पर इसमें अगर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, और इस केस में आपको अभी आपने दोनों एग्जाम्पल में देखा थीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू के इक्वल होगी, दोनों एग्जाम्पल में आपने अभी देखा।
ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें आप देख रहे हो x तो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। इस केस में आप थीटा की वैल्यू मुझे ऐसे बताओगे, देखना यहां से आप चलोगे, यहां तक जाओगे पाई सेकंड क्वाड्रेंट में, उसके बाद आपको रहना इसी के अंदर कोई एंगल, वापस ऐसे जाओगे 180 तक जाके वापस बैक जा रहे हो, 180 में से कुछ कम होगा, जो भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 120, 140, 170, मैक्सिमम 180, 160, 175, 180 से कम होगा जो भी एंगल सेकंड में होगा, तो आप उसको ऐसे लिखोगे 180 मतलब पाई माइनस अल्फा। अगर आपका x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो एंगल बना सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से ज्यादा 180 से कम होंगे, तो आप मुझे आंसर जो बताओगे वो इस फॉर्म में लिखोगे 180 माइनस जो भी एंगल है, ठीक है। और तीसरा, अगर आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इस क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो आप मुझे इस क्वाड्रेंट का एंगल थीटा ऐसे लिखोगे माइनस बार पाई माइनस अल्फा। माइनस इसलिए बार क्योंकि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपको यहां से यहां तक ही जाना अलाउड है, नीचे नहीं जा सकते हो आप, 180 से ज्यादा नहीं है। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बताना है तो 270 डिग्री नहीं बोलोगे, क्योंकि 180 लास्ट लिमिट है, उससे नहीं। थर्ड में इधर पहुंचने का तरीका यहां से यूं जाना नहीं है, थर्ड में जाने का तरीका है यहां से चलो और यहां से यहां जाओ, ऐसे जाओ। अगर आप इधर जाना चाहते हो तो आप नीचे की तरफ से उस रास्ते से जाओगे, नीचे की साइड से, यानी आप यहां से पहले पूरा 180 तक जाओगे, फिर वापस बैक जाओगे, और नेगेटिव साइड में जा रहे हो इसलिए माइनस लगा के। यहां से यूं जा रहे हो तो पॉजिटिव साइड, और यहां से नीचे से जा रहे हो तो नेगेटिव साइड, ठीक है। और अगर आपका क्वाड्रेंट नंबर 4 में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें आप देख रहे हो x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो आपका आंसर जो थीटा होगा वो माइनस अल्फा होगा, -45, -30, यहां से बस यहां आ गए, 90 तक तो गए नहीं हम, 90 से पहले क्या एंगल -45, -30, माइनस दिस, इधर कौन सा एंगल -120, -140, -160, -175, 180 से न्यूमेरिकल कम और माइनस बार, माइनस ऑफ 120, 180 से न्यूमेरिकल कम माइनस बार, -140, 180 से न्यूमेरिकली कम माइनस बार, और इसमें 120, 140, 160, 180 से कम, बस माइनस बार नहीं। इसमें 75, 45, 60, 80 कुछ भी, दैट इज ओनली एंगल थीटा, नंबर जो न्यूमेरिकल है वही। इसमें -30, -60, -45, -80, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई उसके पहले माइनस, ये आपको याद करना है। अब इसमें आप पूछो कुछ पहले, तो कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट नहीं? ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू -3√2 प्लस 3√2 आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मॉडुलस निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, पोलर फॉर्म। नाउ सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया मॉडुलस ऑफ z, रूट ऑफ ये रियल पार्ट -3√2 का होल स्क्वायर प्लस ये इमेजिनरी पार्ट 3√2 का होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 × 2 18, ये भी 18, और इसके बाद मॉडुलस ऑफ z रूट ऑफ 36 6 हो गया। अब बताओ पहले आपको ये डाउट, इसमें कोई डाउट, ये क्लियर? 6 तक मॉडुलस ऑफ z 6 हो गया, एनी डाउट? अब मैंने इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, उसके लिए पहले
tan अल्फा. स्टेप tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड मॉडुलस. अब अपन ने देखा इमेजनरी पार्ट 3√2 है और रियल पार्ट -3√2 है. मॉडुलस का साइन है, माइनस बार नहीं आएगा, मॉडुलस है, मुझे केवल न्यूमेरिकल 1 2 5 9 6 कितना आता है वो बताना है ना. तो आपको मिला कि tan अल्फा की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गई. 3√2 कट गया, माइनस बार आना नहीं. और अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको अल्फा की वैल्यू पाई की फॉर्म में रेडियंस में मुझे बतानी है. तो आपने मेरे को बोला अल्फा की वैल्यू π/4 हो गई. यहां तक बताओ कोई डाउट? नो सर. सबको क्लियर है ना? ओके. अब मैंने अपने ये देखा कि मेरा जो पॉइंट है जिसको अगर मैं पॉइंट मानते हुए एक्सिस बना के मार्क करूं तो उसकी पोजीशन कहाँ है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पॉइंट, इसको देखा ऊपर मैंने ना. और मैंने यहाँ पे लिखा नाउ बिकॉज रियल पार्ट ऑफ जेड इज नेगेटिव लेस देन 0 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव. तो देयरफॉर आप याद करो नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहां होता है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट. एनी डाउट इस लाइन में? ओके. अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपने अभी जो मैंने डायग्राम बनाया उसका एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो आप जो वैल्यू बोलोगे 120 140 ऐसे कुछ बोलोगे, तो जो मैंने उसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा. नाउ देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेके जो आएगा वो लिख देंगे. पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 3π/4. 4 एलसीएम लेके 4 पाई माइनस पाई करके ये आपका एम्पलीट्यूड का आंसर हुआ या आर्ग्यूमेंट का आंसर हुआ. अगर क्वेश्चन इस तरह से है, माइनस है तो बोलो कोई डाउट? एनी डाउट? क्लियर? ओके, ठीक है. अब आपको लास्ट स्टेप में पोलर फॉर्म लिखने हैं. अब टाइम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, अब कल और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये मैं अभी कंप्लीट करना चाह रहा था. तो अगर आपको कोई डाउट है तो बोलना. ये सबको क्लियर है? अब आपका लास्ट स्टेप पोलर फॉर्म लिखनी है आपको बस. नाउ देयरफॉर पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू, आर की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, आर की वैल्यू 6 ब्रैकेट में cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4. ये आपका आंसर, ये पोलर फॉर्म. बस कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं करना है, ये इस तरह से है. अब शॉर्ट में इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करूं तो आप ये स्टेप्स याद रख लो बस. मॉडुलस निकालने का तरीका, tan अल्फा